Hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal and kem cho. Welcome to my YouTube channel. Finest and the easiest way to learn the concept of physics and the place where you can realize you are not alone in the world. You are in fall in love with physics. So today we are going to capture most important topic of this chapter, that is Coulomb's law. Before starting the lecture, let's recall the previous one. In the previous lecture, we had discussed some properties of charge, and we had discussed that charge has two types of properties, that is positive and negative. We had also discussed its induction, and we had also discussed its conduction. And we can derive a fundamental formula, that is Q is equal to Na. So without wasting the time, let's start the topics. So first of all, यहाँ पर देखते हैं कूलम्ब भाई साहब ने क्या कहा है. ओके, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ. तो कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट सिंपल फॉर्मूला में क्या कहा है, यहाँ पर टू चार्जेस को लिया गया है. देख, सबसे पहले हम चार्जेस को सपोज करते हैं कि हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज में देखा कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो अगर मैं बात करूं कि उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो फोर्स डिपेंड किसके ऊपर करता है? फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड द मास ऑफ द चार्ज. ओके, अगर मैं बात करूं कि जो चार्ज है अगर वो छोटे हैं तो वो ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ में कंपन करेंगे, और अगर वो वही चार्ज जो है वो बड़े हैं तो एक दूसरे को ऊपर जो लगाने वाला फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा. ओके, तो स्टेटमेंट देखते हैं कि कूलम्ब भाई साहब ने क्या कहा. इलेक्ट्रिक फोर्स इज बिटवीन टू स्टेटिक point charge is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square distance between them. बिल्कुल भी रेक्टिफिकेशन मानने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में देखते हैं. तो कूलम्ब भाई साहब ने क्या कहा है, यहाँ पर टू चार्जेस को लिया है जो कि Q1 और Q2 है, और बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंपल सी बात है कि वो एक दूसरे पर लगाएंगे फोर्स, और फोर्स लगाएंगे तो बाहर क्यों लगाएंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस is repulse each other. Okay, so इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होगा, अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, so उससे हम बोलेंगे फोर्स F2 ड्यू टू 1. लगने वाला फोर्स जो है वो F1 के ऊपर लग रहा है ड्यू टू 2. so we can write F1 ड्यू टू 2. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके थ्रू लगेगा, 1 के थ्रू. so we can write F2 ड्यू टू 1. ओके, यहाँ पर जो फोर्स की जो क्वांटिटी है उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो हमारा फोर्स है वो मिलता है किस हिसाब से. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा फोर्स है, अगर इस फोर्स की बात करूं तो फोर्स F इज इक्वल टू F12 एंड ऑल्सो इक्वल टू F21. अगर यहाँ पर मैं उसके वेक्टर की फॉर्म की बात करूं तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए F12 इज माइनस F21. बट अगर मैं उसकी मीडियम की बात करूं और वैल्यू की बात करूं, यहाँ पर मैं मीन ले लूंगा तो बोथ आर सेम इन डायरेक्शन और द वैल्यू बोथ आर सेम. तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज. सो वी कैन राइट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स इज inversely proportional to the square of distance between them. So we can write F is proportional to 1 upon r square. So we can also write that F is proportional to Q1 Q2 upon r square. Okay, अब हमें ये पता है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें ये कहता है कि हमारा जो प्रोपोर्शनल साइन है, अगर मुझे उसे रिलीज करना है या निकालना है तो उसके लिए मुझे किसी कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत होगी. तो यहाँ पर हम कांस्टेंट के लिए हम लेते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. बेसिकली जो K है वो है क्या, यहाँ पर जो हमारा K है वो होगा कूलम्ब्स कांस्टेंट. ये सिंपल कांस्टेंट नहीं होगा, दैट इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो कि होगा किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस. फ्री स्पेस के अंदर रही हुई बातें कर रहे हैं हम, बिकॉज जो K है वो मीडियम के अंदर डिफरेंट टाइप्स में मिलेगा. जैसे हम रे वेक्टर्स की बात करते हैं कि रे वेक्टर्स के लिए अगर किसी मीडियम की बात करूं, सपोज जो हमारी रे है वो एक मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है, तो उसकी
के लिए जो मीडियम की वैल्यू होंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे बेसिकली डिनोट करते हैं नीटा के थ्रू, तो नीटा वो सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं एयर की बात करूं तो नीटा की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर, और अगर मैं बात करूं नीटा की वैल्यू वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर नीटा की वैल्यू 1.33 होती है। एंड अगर मैं बात करूं नीटा की वैल्यू 1.5, दैट इज ग्लास के अंदर। अगर ग्लास के अंदर नीटा की वैल्यू को या फिर ग्लास के अंदर रेस को इंडेक्स किया जाए तो वहां पर इंडक्टिविटी इंडेक्स जो मिलेगा वो 1.5 मिलेगा। सो यहाँ पर जैसे ही जो हमारा मीडियम है वो चेंजेस हो रहा है, वैसे ही सारी वैल्यूज चेंज हो रही है। सो यहाँ पर जैसे ही के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए, तो के की वैल्यू अगर फ्री स्पेस के लिए है, सो उसे कूलम भाई साहब ने मापा है, जो कि है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पर अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो जो हमारा फॉर्मूला है F = K Q1 Q2 R²। सो K इज अवर सब्जेक्ट, तो F के लिए हम न्यूटन को यूनिट ले आएंगे, R के लिए मीटर, यहाँ पर 2 टाइम्स है, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2 बोथ आर चार्जेस, सो कूलम स्क्वायर। सो K के लिए जो वैल्यू आए 9 × 10⁻⁹ और उसका यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारे लिए, एक मीडियम है। सो अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छी वैल्यू अगर मुझे चाहिए होगी तो वो किसके लिए मिलेगी, तो वो मिलेगी एयर के लिए, बिकॉज यहाँ पर एयर की अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें मिनिमम मिल रहा है। सो यहाँ पर भी के की जो वैल्यू मिलेगी अलग अलग मीडियम के लिए डिफरेंट मिलेगी। ओके, सो उसे फाइंड करने के लिए हमें के की वैल्यू 1/4πε0 भी दी गई है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, सो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है बेसिकली वो है फ्री स्पेस के लिए। सो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे अब यहाँ पर मैं कह रहा था पहले से कि जो k की वैल्यू है वो डिफरेंट मीडियम में चेंजेस होगी, तो किसके थ्रू चेंजेस होगी, तो परमिटिविटी के थ्रू चेंजेस होगी, मतलब एप्सिलॉन नॉट के थ्रू चेंजेस होगी। अब वो चेंजेस कैसे होगी उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, दैट इज C = 1/√μ0 μ0 और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट जो है उसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और फ्री स्पेस। एंड यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, ये सारी चीजें अनदर जो लेक्चर्स है उनके टॉपिक्स में आने ही वाली है। ये सारी चीजें इस टॉपिक के लिए हेल्पफुल नहीं है, बट यहाँ पर जो हमारी के की वैल्यू है वो चेंजेस किस हिसाब से होगी, तो वो चेंज होगी इस फॉर्मूला के थ्रू। तो इन सारी चीजों को आपको लिखना नहीं है। बेसिकली ये टॉपिक और ये जो टॉपिक्स है वो कूलम्स लॉ के अंदर आता ही नहीं है, बट ये सब क्या है आपके जानकारी के लिए कि भाई यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो चेंजेस किस हिसाब से होगी उसके लिए। ओके, तो जैसे जैसे फिक्स अगर मैं कहना चाहूँ कि जो हमारा k है वो फ्री स्पेस के अंदर रहेगा तो उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ मिलेगी, और अगर वो किसी मीडियम में चला गया तो उसकी वैल्यू उस मीडियम के हिसाब से मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर k की वैल्यू अगर मैं पुट करूं हमारे मेन इक्वेशन 1 के अंदर, तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये होगा मेन फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, दैट इज F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इस फॉर्मूला को हम ये कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, फॉर अ फ्री स्पेस। अगर किसी को फ्री स्पेस नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो किसके अंदर है, तो वैक्यूम के अंदर डिराइव किया गया। ओके, सो फॉर अ वैक्यूम और फॉर अ फ्री स्पेस वी कैन राइट दिस फॉर्मूला, दैट इज F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²।
मैं बार बार मीडियम की बात कर रहा हूं, तो अगर मेरा जो ये सारे चार्जेस है किसी मीडियम के अंदर है, तो फॉर अ मीडियम एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सो 1/4 पाई फॉर अ मीडियम एफ इज बिकम एफएम इज मीडियम फोर्स, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो होगा हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पर जो हमारी परमिटिविटी होगी वो होगी मीडियम के लिए, इसलिए उसे एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन कहा गया है। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो है क्या, वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सो लेट्स डिवाइड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है, सो वी कैन डिवाइड f डिवाइड बाय fm। यहाँ पर f डिवाइड बाय अगर fm करता हूं तो ये सारी जो चीजें है वो दोनों के लिए सेम है। चेंजेस किस में हो रहा है, परमिटिविटी में। यहाँ पर परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट के थ्रू डिनोट की गई है, और यहाँ पर परमिटिविटी मीडियम के अंदर एप्सिलॉन के थ्रू डिनोट की गई है। तो f डिवाइड बाय fm दैट इज एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जो है उसे हम एप्सिलॉन r भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और उसे k भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा k है वो हमारा कॉलम कांस्टेंट नहीं है, वो इस k को हम कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये कुछ नया आया, ये नया किस हिसाब से है, तो कई बार जी के अंदर और नीट के अंदर इसके ऊपर से एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हमको दी गई होती है और कहा गया होता है कि अनदर मीडियम या फिर किसी मीडियम के अंदर वैल्यू दी गई है और हमें जो f की वैल्यू है फॉर फ्री स्पेस के लिए फाइंड करनी है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैं किसी एग्जांपल की बात करूं कि मेरे पास ऑयल के अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू है 5 है, और एयर के अंदर जो लगने वाला फोर्स है वो 10 बोला गया है, तो हमें ऐसा कहा गया होगा कि ऑयल के अंदर जो या फिर मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स क्या होगा, दैट इज हमको फाइंड क्या करना है कि Fm की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सो वी कैन फाइंड इजीली दैट F by Fm इक्वल टू K। सो Fm को अगर हम सब्जेक्ट करते हैं तो 10 डिवाइड बाय 5, सो Fm की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 2। सो कहने का मतलब क्या है कि जेडब्ल्यू एंड नीट के अंदर आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें थोड़ा ट्विस्टेड करके पूछा गया होता है। अगर सिंपल वे में पूछा गया होता कि कूलम्स लॉ के अंदर रहे हुए जो फॉर्मूलाज के अंदर अगर मुझे वैल्यू पुट करनी है तो सिंपल फॉर्मूला F k Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहाँ पर K जो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोट किया गया जिसे कैपिटल K कहा जाता है। यहाँ पर K और K दोनों के दिखने में सेम है बट दोनों के वर्ड्स अलग अलग है। यहाँ पर जो k है वो है कांस्टेंट k जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट फाइंड किया जाता है। ओके, सो ये एक एग्जांपल भी हमने ले लिया जो कि कई बार जेडब्ल्यू और नीट के अंदर पूछा गया है। सो इसी के साथ हमारे टॉपिक्स को खत्म करते हैं और इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो होगी वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर हमारा फोर्स लग रहा है इन दोनों के लिए। सो वेक्टर फॉर्म के अंदर जो फोर्स होगा वो किस तरीके से होगा वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हंसी के साथ को फिजिक्स को पढ़ते रहे। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। टेक केयर एंड बाय बाय।